हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। सॉरी मैंने ज़्यादा जोर से बोल दिया, बट या आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर का नाम तो भाई किस क्लास में हूँ मैं। हाँ, मैं हूँ 9th क्लास में। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और इस चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। चैप्टर नंबर 2 है ये। मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम लोग वीडियो देख के आए हो ना, मैं भी ना क्या बोलते रहता हूँ यार, मैं भी ना। चलो इसको ज़्यादा टेंशन लिए बिना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें हम बेसिकली, तुम लोग क्या समझते हो इसके। नहीं, पहले मैं ये नहीं बताऊंगा। पहले मैं तुम लोगों से बोलूंगा भाई, ये तीसरी बार बना रहा हूँ मैं इस वीडियो को। पिछली 2 बार में पता कितनी प्रॉब्लम आ गई थी मेरे को। 30 मिनट की वीडियो बना दी थी मैंने, फिर काटनी पड़ता था उसको। तुम लोग समझते नहीं हो यार मेरी प्रॉब्लम भी। चलो अभी लाइक करो, मेरी इतनी मेहनत की है मैंने, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम लोग पूरे साल मुझसे पढ़ सको, ठीक है। मैं पूरे साल तुम लोगों को पीछे नहीं छोड़ने वाला, पढ़ाते पढ़ाते। बस पढ़ लो मुझसे, ठीक है। तुम्हें मजा आएगा सच्ची में। हेडफोन लगा के सुनते रहो, तुम लोगों को सच्ची में मजा आएगा इसमें, ठीक है। तुम लोग हेडफोन लगा सुन लो, चाहे तुम लोग आगे देखो ना, बट या तुम लोग सुन लो, ठीक है। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर मम्मा डांटती है ना कि तू क्यों देखता रहता है, सुन लो। वैसे यहाँ देखने में बहुत इंटरेस्टिंग मैंने नोट्स बना रखे हैं, इनको पढ़ते रहना साथ साथ में, ताकि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिल जाए और तुम लोगों को बाद में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वैसे पढ़ती है ज़रूरत, अगर तुम्हें फुल 90 से ऊपर मार्क्स चाहिए तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। अगर नहीं चाहिए तो फिर या 70 से ऊपर मिल जाएंगे तुम्हें। मेरी वीडियो देख लो बस, और बस इंग्लिश में लिखना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हाँ, तो तुम्हें क्या समझ आता है चैप्टर के नाम से, पीपल एज रिसोर्स, है ना। तो याद करो, हमने 8th क्लास में पढ़ा था रिसोर्स क्या होता है। जब भी कोई चीज़ हमारे काम आ जाए और उसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो, उसको हम क्या कह देंगे, रिसोर्स। याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर तुम्हारा पूरा चैप्टर चढ़ता है। तो इससे पता चल गया कि रिसोर्स क्या है, ठीक है। अब पीपल कैसे रिसोर्स का काम करते हैं, हमें इस चैप्टर में ये देखना है। तो अब आप खुद ही सोचो, एक ह्यूमन कैसे रिसोर्स का काम कर सकता है, जब बेसिकली वो किसी काम आए, है ना। इसकी मैं हूँ तुम्हारे किसी काम आ रहा हूँ ना, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी काम आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा हूँ। तो बस मैं तुम्हारे लिए एक पीपल हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक पर्सन हूँ जो रिसोर्स का काम कर रहा है, अ पर्सन एज रिसोर्स, है ना। तो बस हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि पीपल एज रिसोर्स है तो कैसे, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग से। ह्यूमन बींग्स परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम मनुष्य बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं भाई, सच्ची में बहुत सारी एक्टिविटीज़। कभी हम लोग सोते हैं, कभी खाते हैं, कभी पीते हैं, कभी जॉब पे जाते हैं, कभी पढ़ते हैं, कुछ भी कर लेते हैं हम ह्यूमंस को पता ही नहीं होता हम लोग क्या कर रहे हैं आधे टाइम तो, है ना। कभी टीवी देखते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता भाई सीरियल कौन सा कार्टून चल रहा है ना। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग अभी भी एनीमे देखते हो। हाँ, और एक और बात बता दूँ, ये चैप्टर तुम्हारे एनीमे फैंस के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तुम्हें इसमें एनीमे के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। दिखाऊँ, चलो देखो। हाँ, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या समझते हो तुम इससे। जब भी कोई इंसान कोई काम कर रहा है ना, बेसिकली उसी को हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पर भी यही है, ह्यूमन कोई काम कर रहा है, रिसोर्स बन रहा है, तो इसलिए हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो बेसिकली आपको कोई प्रॉफिट दें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो आपको कोई प्रॉफिट ना दें। बस खत्म, इतना ही है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। मान लो तुम कुछ खेती बाड़ी कर रहे हो, है ना। तुमने खेती बाड़ी की है तो तुम लोग एब्सोल्युटली उसको बेचने भी जाओगे। हाँ, हर केस में ऐसा नहीं होता, बट या मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल उसको बेचने जाते हैं, है ना। तो उससे तुम्हें प्रॉफिट मिल गया। जब तुम उसको बेच के आए, तुम्हें कुछ प्रॉफिट मिला होगा ना, तुमने होलसेल प्राइस में तो बेचा नहीं होगा। तो बस तुम्हें प्रॉफिट मिला है और इसी के साथ तुम्हें इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डाल दिया। अब तुम यहाँ पर देखो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे रखी है यहाँ पर। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि खुद की हेल्थ को बढ़ाओ और तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, नहीं। हेल्थ एक्टिविटीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर्स होते हैं जो, जैसे कि जहाँ पर हमारी हेल्थ का केयर की जाती है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर किसी हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो बस उसको बेसिकली हम लोग हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ में डालते हैं, जो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आगे आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अब तुम घर में बैठे बैठे सो रहे हो, इसमें तुम्हें पैसे का कोई प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इसको हम डाल देंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। पता है, बड़े यूट्यूबर अगर ये वीडियो डाल रहा होता ना कोई, उसको प्रॉफिट होता, उसके लिए ये वीडियो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलता। अब मैं छोटा यूट्यूबर, तुम लोग कहाँ मेरा साथ देते हो, तुम लोग कहाँ पढ़ते हो मुझसे, है ना। पहली बार तो देख रहे होगे सब लोग वीडियोस, तो कर दो यार हेल्प, मेरे को एक बड़ा यूट्यूबर बनाओ, ताकि मैं भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इकोनॉमिक एक्टिविटी में जा चुका हूँ और मेरे को भी थोड़ा प्रॉफिट हो, ठीक है। अपने भाई के लिए तुम लोग इतना तो कर ही सकते हो ना, है ना। तो चलो हेल्प करो मेरी। आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स। बेसिकली इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि वर्कर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, सब कुछ, ठीक है।
अभी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे, तो ये सारी चीज़ें भी अलग अलग हिस्सों में चली जाएंगी, तो ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल कैसे आगे, मैंने देखो कितने फनी फनी एग्जाम्पल लिख रखे हैं। पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल्ड एक्सेट्रा, है ना। पूजा पाठ क्यों डाल रखा है मैंने इसमें? हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से, वो लोग मांगते हैं कि हाँ भगवान जी आज मेरे को पास करा देना, और पास करा भी देते हैं भगवान। बट इससे तुम्हें कोई मनी का प्रॉफिट हो रहा है? लाइक अभी नहीं हो रहा, बाद में आगे हो सकता है, बट या अभी तो नहीं हो रहा ना। तो बस इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। अब बेसिकली मैं अभी तो मैं मैन एंड वुमेन के बारे में बात नहीं करने वाला, ये बात हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को? अब 3 बेसिस में किया गया। कौन कौन सी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पर जो नीचे है सेकेंडरी सेक्टर, और हमारा टर्शियरी सेक्टर। प्राइम सेक्टर देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? जो भी तुम्हारे नेचर से रिलेटेड तुम काम कर दोगे ना, वो तुम्हारे प्राइम सेक्टर में आ जाएगा। लाइक तुमने नेचर से कुछ ले लिया, प्राइम सेक्टर में। तुमने नेचर से मिनरल ले लिया फार्मिंग करने के लिए, प्राइम सेक्टर में। तुमने नेचर से कुछ मिनरल्स की जो हमारे सारे हम लोग निकालते हैं, इसमें से एलिमेंट्स निकाल लिए, माइनिंग कर ली, तो वो तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर। तुमने फिशिंग कर ली, नेचर से तुम लोगों ने उसके बच्चे ले लिए, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। तुमने फॉरेस्ट से उसकी लकड़ियाँ ले ली, प्राइमरी सेक्टर में आ गया। समझ गए? तुम लोगों को बेसिक आइडिया मिल गया होगा। बाकी ये डेफिनेशंस प्लीज़ एक बार पढ़ लेना, वरना ऐसा ना हो कि तुम लोग लिख के आ जाओ, यस मैम द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट वेन एवर वी टेक समथिंग फ्रॉम नेचर इट इज़ नोन एज प्राइमरी सेक्टर। नहीं, ये लिख के मत आ जाना, ठीक है। ये पढ़ लो, वरना फिर पता है मेरे को फिर आधे बच्चे कहते हैं बाद में कि भाई तूने मेरा गलत करा दिया, मेरे मार्क्स नहीं आए। भाई कैसे आ जाएंगे? तुम लोग गलत लिखोगे, इतना गलत सेंस बना रही तुम्हारी कोई बात इस बात में, है ना। तो इसको पढ़ लेना प्लीज़, ताकि तुम लोगों को एक आइडिया सा मिल जाए। बाकी तुम लोगों को मेरे बातों से तो आइडिया मिल ही गया होगा, और याद करने की प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट कर लेना बाद में, वरना आके तुम लोग मेरे को जूते मारोगे, है ना। तो आते हैं बाद में हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं हमारे पास कुछ भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। इन सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। तुम लोग किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करो, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्ट करो, वो आ जाएगी तुम्हारी सेकेंडरी सेक्टर में, समझे। तो आगे हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। लाइक तो मैन्युफैक्चरिंग अलग आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन अलग आ जाएगी, तुम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें ले सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है इसकी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग, सब कितना कुछ तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं यार। ये देखो जिस एंड्रॉइड में मैं बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें वीडियो, इसको भी तो किसने मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो बस ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आ जाएगी, भले ये इंसान करते हों या फिर कोई रोबोट, है ना। तो आगे आते हैं हम लोग टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में आता है बेसिकली सर्विसेज। लाइक तुमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की, वो आ जाएगा तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर में। तुम किसी को यहाँ से यहाँ लेके गए, या आ जाएगा तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर में। तुमने किसी को मान लो एजुकेट किया, लाइक यहाँ पर टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रही है, इसका इनको फीस मिल रही है, बस टर्शियरी सेक्टर में। तुम लोगों ने किसी को यहाँ से कहीं और लेके गए, उसके तुम्हें पैसे मिले, टर्शियरी सेक्टर में। तुम लोगों ने किसी की हेल्थ की फैसिलिटीज़ को देखा, टर्शियरी सेक्टर में। समझ आ गया? आगे हम लोग के पास पूरा नया टॉपिक आता है मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो बेसिकली तुम लोग इसमें ना ही देखो इसको, लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से अलग है ये, यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है बस। मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, मैं इसको तुम्हें एकदम डीप में जाकर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार बेसिकली क्या होता सकता है ना। मार्केट एक्टिविटीज़ में आएगा, मान लो तुम लोगों ने कोई भी चीज़ बनाई, उसे बेच के तुम्हें प्रॉफिट मिल गया, वो आ जाएगा तुम्हारी मार्केट एक्टिविटीज़ में। अगर तुमने नहीं बेचा उसको, फिर तुम्हें उससे प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो आ जाएगा तुम्हारा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में, है ना। लाइक मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 फार्मर है ना, एक फार्मर ये, एक फार्मर ये, है ना। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे एनसीईआरटी में शकल और विलास की दे रखी है स्टोरी, उसको पक्का पढ़ लेना, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है पूछा जाए कि कैसे शकल अच्छा था विलास से, कैसे विलास अच्छा था शकल से, कुछ भी आ सकता है। तुम लोग प्लीज़ उसको पढ़ लेना, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा स्टोरी के, तुम्हें खुद मजा उठाओ उस स्टोरी का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में कैसे। मान लो यहाँ पर 2 फार्मर्स है, एक फार्मर का नाम है टी, एक का नाम है आर, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि इस फार्मर ने क्या किया, मान लो टी फार्मर ने क्या किया, हमारे पास टी फार्मर ने क्या किया, अपना ज़मीन पे सब कुछ उगाया, है ना। उसने इतना पहाड़ पे जितना उगाया था उसने खुद खा लिया, और बाकी का सारा बेच आया, है ना। ये था आर, इसके पास छोटी सी ज़मीन थी, है ना। इसने सब कुछ जितना उगाया था उतना खा लिया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इसको प्रॉफिट मिल रहा है, मान लो इसको प्रॉफिट मिल गया 100 रुपीज़ का, है ना, पर इसको प्रॉफिट मिला 0 रुपीज़ का, है ना। काम दोनों ने क्या किया, काम दोनों ने एक फार्मिंग का ही किया, है ना। तो बेसिकली प्रॉफिट किसको मिला, प्रॉफिट मिला हमारे टी को,
और आर को नहीं मिला तो टी की जो एक्टिविटी आएगी, टी की फार्मिंग एक्टिविटी आएगी मार्केट एक्टिविटीज़ में, और आर की फार्मिंग एक्टिविटी आएगी हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। आगे तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका बेसिकली मतलब ये है कि लेबर सबसे ज़्यादा किस में लगती है, इंडिया के इकोनॉमिक के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा लेबर किस में जुटी हुई है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो क्या लगता है तुमने, है बता दूं मैं? तुम लोग पहले अपने कमेंट इसी टैग करो इस टाइमलाइन को और कमेंट में डाल दो, ठीक है। या तो अगर मैं प्री में चला रहा हूँ तो वहाँ डाल देना, ठीक है। प्री में मैं चलाऊँगा तो बेसिकली कोई देखेगा नहीं, जानता हूँ मैं, देखते हो उसको, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका आंसर आएगा फार्मिंग रिलेटेड। याद करो कि फार्मिंग किस एक्टिविटी में आती है, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर। और मैं फार्मिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के 75% से ज़्यादा लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड हैं। 75 नहीं, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। गूगल में सर्च करो अभी के अभी जाके, अभी के अभी नहीं, बाद में सर्च कर लेना ताकि तुम लोगों को पूरा आइडिया मिल जाए और तुम्हें याद रहे कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो बेसिकली आंसर आएगा प्राइमरी सेक्टर, एज आई एम राइट, क्योंकि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में ही है ना सब कुछ। तो या मैन्युफैक्चरिंग में रॉ प्रोडक्ट से रिलेटेड है सब कुछ। यहाँ में दे रखा है एग्रीकल्चर इज मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। बेसिकली मैं सच बता दूँ, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये मैंने नहीं बनाया था क्वेश्चन, ये मेरे किसी दोस्त ने बनाया था, ठीक है। तो या ये नोट्स मेरे दोस्त ने बना रखे हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन, अब हम वुमेन की एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें उसमें, है ना। तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया, मेरे दोस्त ने पता नहीं क्यों नहीं बताया, बट मैं तुम्हें इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अब तुम लोग देख लो, तुमने कहीं जगह सुना होगा कि वुमेन को प्रायोरिटी नहीं मिलती। सिविक्स में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि वुमेन को प्रायोरिटी नहीं मिलती कई जगहों पे। कभी उनको सैलरी कम मिलती है, लाइक जैसे कि मैन को उसी काम की 100 रुपीज़ सैलरी मिल रही होगी तो वुमेन को उसी काम की 70 रुपीज़ सैलरी मिल रही होगी। क्यों होता है ये बेसिकली डिफरेंस? बेसिकली पहले तो इसलिए होता था क्योंकि पहले माना जाता कि मेन के पास ज़्यादा स्किल्स हैं, है ना। मेन के पास ज़्यादा स्किल्स हैं, हमारे मेन के पास, या मेरे पास स्टाइलस नहीं है वरना मैं ज़्यादा अच्छे से लिख सकता था, है ना। और वुमेन के पास नहीं है वो स्किल्स, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ऐसा किया जाता था। अब यहाँ पर तुम लोग अगर अपने मम्मी पापा से पूछना कि अगर तुम्हारे वहाँ कोई आसपास कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तुम लोग देखोगे कि जो मेन होगा ना, वहाँ मेन वर्कर होगा ना, उसको सैलरी मिल रही होगी बेसिकली 500 रुपीज़ की, 5 to 400, ठीक है। और वुमेन को उसी चीज़ की सैलरी मिल रही होगी 300। अब ये बात अलग है कि आधे टाइम वो लोग वहाँ गप्पे मारती हैं इसलिए, बट या वो काम भी कम करती हैं और उनकी स्किल्स भी इतनी डेवलप नहीं है। जैसे कि तुम लोग देखोगे कि जो मेन होते हैं ना वहाँ पर मिस्त्री का काम करते हैं और वुमेन सिर्फ नॉर्मल लेबरर्स का काम करती है। मिस्त्री मतलब कि बेसिकली जो उनका हेड होता है, उन सारे काम का हेड होता है, वो काम कर रहे होते हैं मैन, और वुमेन बेसिकली यहाँ से वहाँ किसी सामान को पहुँचाने का काम कर रही होती हैं। ये बात अलग है कि इतिहास गवाह है कि वुमेन्स ने मेन से ज़्यादा बड़े बड़े काम किए हैं, बट या इट्स फैक्ट, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। या अगर तुम अर्बन एरियाज में देखोगे ना तो अर्बन एरियाज में ये तुम्हें बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, मिनिमम 1% मिलेगा तुम्हें ये काम। क्यों? क्योंकि बेसिकली सबसे पहले तो वुमेन्स काम ही मतलब कि आधी वुमेन्स तो ऐसी जो काम करती नहीं है, बहुत कम है बेसिकली, बट या कुछ बहुत सारी भी हैं भी, आधी वुमेन्स है जो काम नहीं करती, और जो करती हैं उनको अपनी लेवल के हिसाब से मिलता है। लाइक अगर उन लोगों का काम मार्केट एडवर्टाइज़र का है तो जो एक मेल एडवर्टाइज़र को मिल रहा होगा वही उनको भी मिलेगा, क्योंकि सारी वुमेन्स अवेयर हैं लॉ से, है ना। लॉ से सारी वुमेन्स आजकल अवेयर हैं, जितनी भी एजुकेटेड वुमेन है सबको पता है कि बेसिकली वो लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी मेन को, उसी सेक्टर के मैन को ज़्यादा काम दे, कम काम दे और ज़्यादा सैलरी दें, और वुमेन को ज़्यादा काम दे और कम सैलरी दें। ऐसा बेसिकली अलाउड नहीं है। तो मान लो अगर तुम्हारे साथ फ्यूचर में होता भी है तो याद रखना कि ऐसा कोई लॉ है। अब ये नहीं जानता मैं फ्यूचर में होगा कि नहीं, तुम चेक कर सकते हो, तो मैं नहीं जानता, ठीक है। तुम लोग कहीं देखो तो तुम्हारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर बेसिकली कि कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो कहाँ कहाँ किया जाता है। बेसिकली ये किया जाता है हमारे रूरल एरिया में, मतलब कि गाँव वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जनरल अवेयरनेस है ही नहीं, है ना। और वहाँ पर बेसिकली वुमेन ज़्यादातर काम करती भी नहीं है। अगर काम करती भी होंगी तो बेसिकली कैसे फार्मिंग का काम करती होंगी, लाइक लेबरर्स का, है ना। तो उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से ऐसा है। अगर उनके अंदर अवेयरनेस आ गई तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उनका ऐसे कर सके। हाँ, कोई हिम्मतदार होगा तुम्हारे जैसा तो मैं नहीं जानता, है ना। और दूसरा क्या होता है कि इससे बेसिकली आजकल तो बेसिकली ये रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बट क्या होता है तो तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब वुमेन्स बेसिकली किन कामों में इमर्ज रहती हैं? वुमेन बेसिकली किस कामों में इमर्ज रहती है? कुकिंग में,
cooking food, washing clothes, cleaning utensils, house keeping and looking after children. तो बेसिकली मर्द सारे बेसिकली जो हमारे बड़े बंदे हैं वो तो रूरल एरिया के यही मानते हैं। हाँ, हमारे अर्बन एरिया के बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, बट या कुछ लोगों की माइंडसेट ऐसा होता है जो गलत भी है। तो आगे बढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल क्या है? अब याद होगा तुम्हें, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल के बारे में, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में मैंने पढ़ाया था। तुम लोगों ने मेरे से नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के बाद जाके प्लीज उस चैप्टर को देख लेना, ताकि तुम्हें पूरी इकोनॉमिक एक साथ समझ आ सके, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज कहीं और से पढ़ोगे, एक चीज कहीं और से पढ़ोगे, ये सही नहीं है ना, तुम लोग खुद सोचो, है ना। तो तुम लोग पूरा साल मुझसे पढ़ो और सारी नॉलेज बटोरते रहो। हाँ, अगर मैं वीडियो ना डालूँ ना तो मेरे को भाई कमेंट्स में जाके स्पैम किया करो कि भाई तू ये वीडियो डाल, कैसे नहीं डाल रहा, तू जल्दी से डाल। मैं डालूंगा, ठीक है। अगर मैं बीमार नहीं होऊंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा डालने की, क्योंकि भाई तुम लोग मेरे दोस्त जैसे हो, भाई जैसे हो, भाई बहन जैसे हो। मैं तुम्हें कैसे उदास छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में हमने सब देखा था। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि जब ह्यूमन खुद का रिसोर्स की तरह यूज़ करता है तो उसको उसमें जो उसके यूज़ में आता है हमारी स्किल्स, नॉलेज, क्रिएटिविटी, विजडम, जजमेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, सब कुछ हमारे किस एबिलिटीज सारी आती है हमारी ह्यूमन कैपिटल में, है ना। तो हम सब इसको जान सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी रखा है पीपल एज रिसोर्स में, पीपल एज रिसोर्स इन पीपल, इसमें क्या लिखा हुआ है यार, पीपल वर्क एज अ रिसोर्स इन अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्क फोर्स इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज। जब तक एक इंसान के पास स्किल्स और एबिलिटीज नहीं होंगी वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो किसी काम ही नहीं आ रहा यार। स्किल्स नहीं है, उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, तो किसी काम नहीं आएगा। काम नहीं आएगा तो रिसोर्स कैसे कहलाया जाएगा? हमारे तो शायरी ऐसा लग रहा था। हाँ, तो आगे हमें दिखता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन की कैपिटल की फॉर्मेशन कैसे होती है? अब हम सब लोग जानते हैं ह्यूमन कैपिटल तभी फॉर्म हो सकता है जब एक इंसान वेल एजुकेटेड हो और उसके पास हाई हेल्थ, उसकी हेल्थ भी अच्छी ठीक हो, है ना। अब हमने सबने देखा था कि कोरोना में कौन लोग अपना गुजारा कर सके जिनकी इम्यूनिटी ठीक थी, है ना। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी उनको कोरोना से ज़्यादा, कोविड-19 से ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अभी इंडिया में भी ज़्यादातर लोगों को कोविड-19 से असर नहीं पड़ा, बाकी कंट्रीज़ के रेट के हिसाब से, है ना। बाकी कंट्रीज़ में कहीं कहीं पर ज़्यादातर इम्यूनिटी लोगों की सही नहीं थी, तो उनके हिसाब से इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तुम लोगों को लगता होगा कि हाँ इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन चली गई, बट अगर हम रेशो में देखें ना तो इंडिया की पॉपुलेशन सच्ची में बहुत कम रेशो में गई है, ठीक है। इसको हम बेसिकली नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा रेशो में गई है। तो अब आते हैं हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में। हाँ, अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था शायद, या फिर पता नहीं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक कंट्री है ना। अब इंडिया का तुम लोग केस ले लो। इंडिया में 1960 से पहले पहले हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा माना जाता था और इसको लाइबिलिटी की तरह लिया जाता था। लाइबिलिटी मतलब कि किसी भी चीज़ का बोझ, है ना। लाइबिलिटी मतलब कि बोझ की तरह लिया जाता था, है ना। लेकिन जब इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा हुआ, है ना, इंडिया ने बाकी देशों की रेफरेंस लेना शुरू की, तो उनको पता चला कि हमारे पीपल लाइबिलिटी नहीं है, वो असेट का काम भी कर सकते हैं। किसका काम? असेट का। अब असेट बेसिकली है क्या? असेट कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के काम आ रही है ना। रिसोर्स आ जाएगा हमारा, काम आया चीज़ जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। असेट को मैं बेसिकली तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता, बट या इसका मेन मतलब यही होता है ना। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से ये मतलब है कि पॉपुलेशन तो है किसी कंट्री के पास, लाइक चाइना के पास इंडिया से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर क्वालिटी को देखा जाए तो कौन बेहतर है, इसको हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पता कैसे कैसे चलता है, ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। अब मैं तुम्हें इंडिया के हिसाब से बताता हूँ। लिटरेसी रेट तो इंडिया का ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते, ठीक है। लाइक पहले से इम्प्रूव तो बहुत ज़्यादा हुआ है। लाइक अगर हम इंडिपेंडेंस का टाइम देखें तो उस टाइम लिटरेसी रेट इंडिया का था 18%। यू वोंट बिलीव बट इट वॉज 18%। अब लिटरेसी रेट ये नहीं होता कि तुम लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आना नहीं होता लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी होता था कि तुम्हें कोई भी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, है ना, कोई भी एक लैंग्वेज में तुम्हें या तो तुम्हें लिखना और बोलना आना चाहिए। चाहे तुम थोड़ा सा लिख सको, थोड़ा सा बोल सको, बट या तुम उसमें भले ही परफेक्ट ना हो, बट तुम्हें लिखना और बोलना आना चाहिए। इसमें तुम लोग कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि हाँ मेरे को लिखना नहीं आता तो मैं भी फिर भी मैं लिटरेट हूँ। नहीं, तुम लोग नहीं हो, ठीक है। अभी हम लोग लिटरेट हैं क्योंकि हम लोग, अब देखो हिंदी में हम लोग एग्जाम में लिखते तो है ना, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हिंदी, तो या वी आर लिटरेट।
लिटरेट हम बस उनको नहीं कहेंगे जिनको लाइक किसी भी लैंग्वेज में लिखना ना आता हो, क्योंकि बोलना तो आजकल सबको ही आता है ना। हम 2 साल के बच्चे को तो कहेंगे नहीं कि हाँ तेरा तू लिटरेट नहीं है, ठीक है, तू लिटरेट नहीं है, ठीक है, तेरे को बोलना नहीं आता अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें भी कुछ वेरिएशंस होते हैं कि इतने एज के ग्रुप में, ये हम आगे जाके बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे अगर हमने आर्ट्स रखी तो, बट मैं आर्ट्स नहीं रखने वाला, ठीक है। तो तुम लोग उसकी आर्ट्स छोड़ दो अगर तुम लोगों ने आर्ट्स रखनी है तो, कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। हाँ, मेरा फ्यूचर का मेरे को खुद नहीं पता ये बात अलग है। सो या आगे हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे पता चलती है हमें। लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। लिटरेसी रेट का मैंने तुम्हें बता दिया कि इंडिया की अभी अच्छी तो है बट इट इजंट द बेस्ट, बट इंडिया कैन गो टू, है ना, हाउ मच इंडिया कैन गो टू। तो लिटरेसी रेट बेस्ट नहीं है हमारा। आगे आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब क्या होता है कि एवरेज ह्यूमन की लाइक हमारी इंडिया है, इसमें बहुत सारे लाइक 100 लाइक मान लो कि हम लोग 100 लोगों का देखें तो 100 लोगों में से इन सब की हम लोग पहले देखेंगे कि इनकी डेथ कब हुई, फिर उसका एवरेज निकालेंगे हम लोग और उस एवरेज को हम बोलेंगे इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब पहले इंडिया का यू वोंट बिलीव बट इट वॉज 32 ईयर्स, 32 साल ओनली, लाइक 32 ईयर्स तक एवरेज ह्यूमन की होती थी, मतलब कि आधे 32 से पहले मर जाते थे। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की 32 से पहले ही मर जाती थी। अब ये बेसिकली होता था हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा वायरस भी फैल रहे थे और दंगे फसाद भी कह सकते हैं एक तरह से हम लोग, है ना। तो बेसिकली इसके बहुत सारे रीजंस थे, है ना। लेकिन अब हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडिया की बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। या दे आर नॉट द बेस्ट बट या दे आर ग्रोइंग वेरी मच। हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बेस्ट हैं, बट या ग्रो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रही हैं। और हमें बेसिकली जो अभी डाटा दे रखा है हमारे उसका वो 2013 का है, बट जो हमें हॉस्पिटल्स के बारे में डाटा दे रखा है, बट अगर हम लोग अभी के कोरोना के बाद के से देखें तो हमारा पक्का आई कैन गारंटी यू इट वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 10 to 20%। एंड इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ा रेशो है, ठीक है। किसी भी जगह के लिए इतना अच्छा करना आसान नहीं होता, है ना। और तीसरा आता है स्किल फॉर्मेशन। अब स्किल्स का बेसिकली इंडिया में ना दोनों तरह के लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा जीनियस वाले, एक बहुत ज़्यादा कतई ढीठ वाले। एग्जाम्पल ले लो तुम अपनी क्लास का, है ना। तुम्हारी क्लास में मीडियोकर्स भी होंगे, बैक बेंचर्स भी होंगे और टॉपर्स भी होंगे। तुम लोग ने हमेशा सुना होगा कि बैक बेंचर्स ही बड़ा काम करेंगे, बट इसको सीरियस मत लो यार। अगर तुम लोग एक बैक बेंचर हो ना तो आगे बढ़ना सीखो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को कहा जाता है कि बैक बेंचर का दिमाग बहुत होता है, लेकिन क्या फ़ायदा उस दिमाग का जब तुम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, है ना। क्या फ़ायदा उस दिमाग का जब तक तुम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो। खुद एक बार गहराई से सोचना यार कि मान लो कि तुम्हारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मान लो तुम्हारे पास पावर है टाइम मशीन की, है ना। तुम लोग टाइम मशीन है तुम्हारे पास, लेकिन जब तक तुम उसको यूज़ ही नहीं करोगे तब तक तुम्हारे टाइम में ट्रैवल करा देगी नहीं ना। जब तक तुम उसको ऑन ही नहीं करोगे टाइम में ट्रैवल वो नहीं करा सकती। इसलिए आगे बढ़ना सीखो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मोटिवेशन देते रहूँगा, ठीक है। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना तुम्हारा। इस चैप्टर को हमें जितने से जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करना है ताकि तुम लोग एनसीईआरटी भी जल्दी से रीड करके इसको बेसिकली ख़त्म कर सको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्किल फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता रहा था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, क्योंकि एक सर्वे में पता चला कि इंडिया के जो लोगों की नॉलेज होती है, नॉलेज स्किल्स और आईक्यू लेवल कह सकते हैं ना, टॉप के लेवल की होती है भाई। बेस्ट आईक्यू लेवल इंडिया के लोगों की होती है, ऐसा माना जाता है। बेसिकली सर्वे से पता चला है, ये ना तो सच है ना ही ये पूरी तरह से सच हो सकता है और ना ही ये पूरी तरह से झूठ हो सकता है। तो तुम लोग बस इसको पॉजिटिव वे में लेते चलते रहो आगे और खुद को एक बहुत बड़ा इंसान समझो, ठीक है। ये भी नहीं कि हाँ मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब आता है रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बेसिकली रोल क्या है, तुम लोग क्या सोचते हो एजुकेशन का क्या रोल है, मैं बताता हूँ। एजुकेशन का रोल है हमें पढ़ाना लिखाना। अब तुमने सुना होगा एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, है ना, कि लाइक हर तरह से एक बच्चे की डेवलपमेंट, उसको हम कह देंगे एजुकेशन। तो बस एजुकेशन में ही तुम्हारी सारी स्किल्स फॉर्मेशन आती है। लाइक हमने यहाँ पर देखा कि ह्यूमन कैपिटल में कौन कौन स्किल आती है, ये सारी तुम्हें एजुकेशन से मिल जाएंगी। इवन हेल्थ भी। कैसे? अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि भाई हेल्थ में हमें चाहिए भी, तो कैसे पता चलेगा तुम्हें हेल्थ चाहिए? एजुकेशन से। तुम्हें पता चला कि हाँ मेरे को हेल्थ की ज़रूरत है, एजुकेशन से पता चला। एजुकेशन से पता चला तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए हो? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर हमें कुछ सेंसेस मतलब कि कुछ डाटा दे रखा है, इस डाटा को तुम्हें याद करना ज़रूरी भी है और नहीं भी, क्योंकि अब ये तुम्हारे बेसिकली टीचर पर डिपेंड करते हैं कि वो तुम्हें कैसा एग्जाम दे। तो तुम लोग एक बार उनसे डिस्कस कर लेना कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि नहीं, बट यार तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें बताया गया जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या है, क्या लगता है तुम्हें क्या होता है? ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट। या इसका मतलब इसके फुल फॉर्म से कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे पूरे गवर्नमेंट के पास जितना कुछ भी लाइक सारे टैक्सेस, सारा कुछ फंडिंग, सारे लोन्स मिलाकर जितना उनके पास आता है ना, उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। जितना भी उनके पास मनी आती है उसको हम किस में काउंट करते हैं? जीडीपी में काउंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जीडीपी कितनी किस चीज़ में यूज़ हो रखी है और कितना उसका ग्रोथ रेट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बता रखा है, इन व्यू ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम। अब देखो, अब गवर्नमेंट को पता चला कि एजुकेशन ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो इंडिया में 1951 से लेकर 1952 में टोटल जीडीपी का, लाइक तुम लोग देखो 1951 से लेकर 1952 में टोटल जीडीपी का यूज़ होता था 0.64%। मतलब कि मान लो अगर सरकार के पास 100 रुपये आते हैं, अगर लाइक 200 रुपये आते हैं पूरे उससे, तो वो सिर्फ 1 रुपये खर्च करते थे एजुकेशन पे, जो उनको बाद में जाके गलत लगा भी। किस लिए? क्योंकि अगर वो एजुकेशन पे ही खर्च नहीं करेंगे तो आने वाले जनरेशन कैसे एजुकेटेड बनेगी? लाइक उनको कैसे पता होगा कि क्या सही है क्या नहीं? इसलिए उन लोगों ने डेवलप किया है इसको, है ना। तो अभी यहाँ पर बेसिकली बता रखा है कि अभी 2002 से लेकर 3 तक इसको बना दिया गया था 3.98%। देखो ले भाई कितनी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है इसमें, है ना। कहाँ ये पहले 0.64% था, कहाँ ये अभी 6.98% हो गया। लाइक बेसिकली अगर हम देखें तो 8 गुना ज़्यादा कर दिया है इसको। और 8 गुना ज़्यादा का मतलब कि पहले अगर स्कूल को 1 रुपये मिलता था ना, तब 8 रुपये मिलेंगे। अगर पहले स्कूल में पूरे 100 करोड़ यूज़ होते थे ना, तो अब 800 करोड़ यूज़ होंगे। तो इट्स नॉट लेस देन, ठीक है। और ये भी डाटा पूरा 2002 और 2003 का है, अभी हम लोग नहीं जानते कितने हैं। हाँ, जबकि अभी हमारा गोल है इसको 6% करना। क्यों? अगर जितना हम लोग यूज़ करेंगे ना एजुकेशन में, उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। पर 6% करने के लिए भी पहले हमें अपने पूरे जीडीपी को और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। अब ये रेट अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। कैसे इंक्रीज होता जाएगा? मान लो कि एक बंदा पढ़ा, है ना, अब पढ़ेगा तो वो आगे जाके बड़ा होके वो कुछ बड़ा कमाएगा, है ना। जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ज़्यादा जीडीपी में जाएगा, जितना ज़्यादा जीडीपी में जाएगा उतना ज़्यादा वो और पढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा वो और पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही और मिलेगा। तो बेसिकली एक साइकिल की तरह से काम करता है। तो या ये मूव करता रहेगा। तो अब यहाँ पर हमें पूरा डाटा दे रखा है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हमें दे रखा है, जीडीपी का ग्रोथ रेट ये कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, 2009 से लेकर 2021 तक। अब यहाँ पर हमें दिखता है किन किन ईयर में इनकी डेप्थ आई, किन किन ईयर में इनकी इंक्रीज आई। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2020 में ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था। लाइक हाँ, ये हमारी जीडीपी यहाँ पर कम नहीं हुई है, इसका ग्रोथ रेट कम हुआ है। लाइक पहले ये मान लो 10% बढ़ती थी, तो अब ये सिर्फ 1% बढ़ रही है ना। पूरे साल में 1% बढ़ी है। ये तुम्हारा रिडक्शन नहीं है, ये बस ग्रोथ में थोड़ा स्लो हो गई है, ठीक है। इसको तुम लोग नेगेटिव में मत लो ज़्यादा, ये एक तरह से पॉजिटिव में ही है अभी नंबर इसका। तो अब 2020 में क्या हुआ? बेसिकली तुम सब लोग जानते हो, कोरोना जब आया तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई इंडिया में, उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं हेल्थ में, क्योंकि अब हमने देख लिया कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि आपने अपनी +2 पूरी कर लिया, आप बहुत अच्छे से एजुकेटेड हो गए, आपके पास पूरी दुनिया की नॉलेज है ना। अब कल को आप कल को आपको मान लो पैरालिसिस आ गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, फिर आप कुछ कर सकते हो? कुछ करने के लायक रहोगे आप? नहीं ना, आप कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। आपके पास बेसिकली कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कुछ करने का, बिकॉज यू आर जस्ट पैरालाइज्ड। आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह से अपने देश की मदद नहीं कर सकते। तो या इसको हम लोग लेते हैं लाइक कि इसलिए हम लोग हेल्थ को भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं कि एक इंसान की हेल्थ कितनी है, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। तो हम मान लो कि जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं स्टीफन हॉकिंग का। लाइक या आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। भाई उन लोगों को उनको ना पैरालिसिस अटैक आ गया था, मतलब उनकी हाफ बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने अंत समय तक साइंस में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने साइंस में बहुत बड़े बड़े थ्योरीज हमें दिए। तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए कि
एजुकेशन के काम आई हमें साइंस के देने में। और पता है वो पैरालाइज होके भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देते। पता है कैसे? उन्होंने अपने साइंस से ना एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया था जो उनकी यहाँ पर मांसपेशियाँ, जो गाल की मांसपेशियाँ होती है ना, इनकी मूवमेंट से लिख टाइप करता था। बेसिकली वो अपनी आँख को हिलाते थे, झपकाते थे, तो उसकी मूवमेंट से भी वो टाइप करता था। इतना एडवांस कंप्यूटर उन्होंने बना दिया था। वो इंटेल कंपनी का था बेसिकली। या उसके पीछे लोगो बना था इंटेल का। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, बट यहाँ मेरा मन किया बताने का, तो मैंने बता दी क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ उनसे। ठीक है, अब यहाँ में बता रखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी इंक्रीज हुई है। या अब मैंने तुम्हें बेसिकली पीछे गलत बता दिया गलती से। 37.2 ईयर्स था वो, 32 ईयर्स नहीं था, 37.2 ईयर्स था 1951 में। और 2001 तक जाते थे 63.9% बढ़ गया। लाइक यू कैन एक्सपेक्ट इट फॉर बीइंग डबल टिल नाउ, है ना। आज तक हम उसको डबल होने का मान सकते हैं कि अभी डबल हो गया होगा, क्योंकि देखो 2001 है वो, है ना। 50 साल में इतना हो गया तो 20 साल में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, जबकि अभी ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आ गई हैं। और पता है ये भी कम क्यों है? क्योंकि पता है कैंसर ऐसी बीमारियों का इलाज ही निकला। अगर कैंसर ऐसी बीमारियों का इलाज निकल गया तो ये बेसिकली 2-3 साल तक और बढ़ सकता है। ये एक बार में 2-3 साल तक बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सक रही है तो या ये बढ़ रहा है ना। और अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है ना, जानते हो? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि मान लो कि 1000 बच्चे कि लाइक मान लो कि एक साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए ना, उनका हम लोग रेशो निकालते हैं कि 1000 में से कितने जिंदा हैं अभी तक, है ना। बेसिकली इसका रेशो निकाला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 1000 बच्चे हुए, उनमें से 200 मर गए, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना बचा? 80%, राइट। अगर मेरी कैलकुलेशन इतनी घटिया नहीं है तो 80% ही बचा, राइट। तो बेसिकली इससे हम क्या समझते हैं कि अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं आई है इंडिया में। ठीक है, अब ये बेसिकली होता है कितनी जल्दी मरते, तो एक साल के अंदर अंदर लाइक 1000 बच्चे कितने अपना फर्स्ट बर्थडे मना पाए। जितने फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाए वो डेड हैं, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नीचे आते हैं। जितने मना पाए वो ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हैज़ केम डाउन फ्रॉम 147 to 70 ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। कि 1000 में से पहले 1951 में 147 मरते थे, तो अब सिर्फ 70 मरते हैं 2001 में, है ना। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले जॉन्डिस वगैरह बीमारी होती थी जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे मरते थे। तो बेसिकली अभी के सेंसस के हिसाब से पक्का बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्यों इसका ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं निकाल रही है फिलहाल, बट या इट हैज़ टू बी डाउन। ठीक है, उसको कम होना ही पड़ेगा। आगे आते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो? कि किसी के पास जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आपको ऐसे ही लगता है तो क्या आप भी अनएम्प्लॉयड हो? क्योंकि आपके पास अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो। लाइक मैं भी कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे को किसी चीज़ से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ ऐसे। तो क्या मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। अनएम्प्लॉयड हम सिर्फ उसी इंसान को कहेंगे जो काम करना चाहता तो हो, वो काम करना चाहता तो हो बट कर ना पा रहा हो, अपनी लो स्किल्स या फिर किसी और कारण के कारण समझ रहे हो लाइन का मतलब? कारण के कारण। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट में किन किन को नहीं गिना जाता? जो 15 साल से नीचे हैं और 59 साल से ऊपर हैं, उनको हम अनएम्प्लॉयड के केस में नहीं डालेंगे। तो बेसिकली हम लोग भी अभी अनएम्प्लॉयड में नहीं आते। हम लोग भी अभी, आप ज़्यादा 14 साल के हो गए, 13 साल के हो गए, लेकिन 15 साल से नीचे के तो नहीं हो ना। लाइक 15 साल से ऊपर के तो नहीं हो ना। अगर हो तो भाई क्या कर रहे हो इस वीडियो में, हैं क्या कर रहे हो, है ना। और अगर आप नहीं चाहते कोई काम करना, लाइक अगर आपका मन है कि आप घर में बस लेटे रहो, है ना, अगर आपका मन है कि आप घर में बस लेटे रहो और कोई काम ना करो, तो आप अनएम्प्लॉयड में नहीं गिने जाओगे। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड में नहीं गिने जाओगे। आपके मन में बेसिड है भाई कि कितने लोग चाहते हैं काम करना और उनको काम नहीं मिल रहा है, उसको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अब अनएम्प्लॉयड को भी तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? कि तीन सेक्टर में, सीजनल, डिस्गाइज्ड और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर नोट्स में तो ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बता रखा, बट या मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है यहाँ पर। सीजनल,
डिस्गाइज्ड एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हो आप? सीजन के हिसाब से लाइक कि हाँ समर में काम कर रहा था, विंटर में नहीं कर रहा, रेनी में कर रहा है, और ऐसे समर स्प्रिंग ऑटम में नहीं कर रहा, ऐसे समझते हो, है ना? मैं आपको बताता हूँ। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में काम कर रहे हो, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में नहीं कर रहे, फिर एक टाइम पीरियड में कर रहे हो, एक टाइम पीरियड में नहीं कर रहे। अब बेसिकली ये देखा कहाँ जाता है? बेसिकली ये देखा जाता है उन लोगों के पास जो ट्रेडिंग का काम जो बेसिकली हमारे पास मार्केटिंग का काम करते हैं और एग्रीकल्चर का काम करते हैं। अब आप देखो किसी बंदे ने अगर फैक्ट्री खोली आम की, उसका जो काम है वो है आम उगाना, है ना? और उसमें जो काम करने आएंगे लोग, वो कब आएंगे? जब आम उग सकते हैं तभी आम उगाने आएंगे ना उस फैक्ट्री में। जब आम नहीं उग सकते तब वो आम कैसे उगाएंगे, है ना? सीजन ही नहीं है आम उगने का। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि आपका तो फिर इनको हम सीजनल में डाल सकते हैं। सो या अगर वो काम करना चाहते हैं, लाइक उनका मन है कि हाँ मैं समर में भी काम करूँ, तो या उनको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में डालेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें उसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक मूंगफली बेचने वाला है। अब मूंगफली तो लोग ज़्यादातर सर्दियों में ही खरीदते हैं, गर्मियों में कौन खरीदता है? लाइक हाँ हम लोग फैक्ट्री का खरीद लेते हैं, बट या किसी ठेले पे जाके तो नहीं खरीदते मूंगफली ज़्यादातर लोग, है ना? तो बेसिकली अब वो बंदा करेगा क्या जो मूंगफली बेचता था? अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कोई और चीज़ बेच देगा, है ना, या तो वो घर बैठेगा और जितना उसने मूंगफली से बेच के कमाया था ना, उसका आधा भी यूज़ करेगा और आधा तब जब उसके पास काम नहीं होगा। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे, है ना? और यहाँ एग्रीकल्चर में भी सेम बात आती है। अब आती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है ना जिसको हम कह सकते हैं छुपा रुस्तम कहीं का, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि एक फील्ड है, इस फील्ड में 8 सेक्टर है ना? 8 सेक्टर बांट रखे हैं, यार मेरे से 8 सेक्टर बन नहीं रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 हुए, शायद 8 बना दिए मैंने, है ना? यहाँ पर काम करने के लिए आए 10 लोग, है ना? अब 8 तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, है ना? अब बेसिकली यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि इतनी फील्ड है, इसमें से चाहे तुम जितने भी लोग लगा लो, मिलेगा तो इससे उतना ही सामान, है ना? मिलेगा तो इससे उतना ही सामान, है ना? तो 8 फील्ड, इसमें 8 कॉलम्स हैं, मान लो ऐसे जितने भी कॉलम्स हैं, है ना? इसके लिए इसमें मान लो 8 कॉलम्स हैं, है ना? एक कॉलम में एक बंदे की ज़रूरत है, आगे 10 बंदे, कॉलम 8 है ना? तो बेसिकली अब काम डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली अब थोड़ा थोड़ा काम एक बंदे को मिल जाएगा, थोड़ा और काम दूसरे बंदे को मिल जाएगा, ऐसे करके काम डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो अब मेरे को बताओ, जब यहाँ पर 8 बंदे काम करने आते हैं, मान लो इससे पूरा उन लोगों को 800 का प्रॉफिट हुआ, है ना? 800 का प्रॉफिट हुआ, तो बेसिकली अगर सिर्फ 8 बंदे काम करने आते हैं तो हर किसी को कितने मिलते हैं? 100, राइट? और अब यहाँ पर जब 10 बंदे आ रहे हैं तो एक बंदे को कितने मिल जाएंगे? एनी गेसेस? लाइक या हमने पढ़ी है 80 रुपीज़। अब आप इसमें फ़र्क देखो 80 और 100 में, बल्कि अगर यही बाकी के जो बचे हुए 2 बंदे हैं, है ना? अब यही बचे हुए 2 बंदे अगर कहीं और जाके 100 रुपये कमाते तो इनको भी 200 का ये भी मिला के 200 कमा लेते, तो बेसिकली टोटल इन लोगों के पास हो जाता, अगर ये लोग सब मिलके अपने अंक देखते तो 1000, पर मिला कितना है? 800। तो इस हिसाब से बाकी 2 की तो पेमेंट काउंट ही नहीं होगी, है ना? जो बाकी 2 लोग थे उनकी पेमेंट तो काउंट ही नहीं होगी, तो एक तरह से वो अनएम्प्लॉयड नहीं हुए, है ना? एक तरह से अनएम्प्लॉयड तो वो हुई, क्योंकि ना उनकी पेमेंट काउंट हो रही है, तो फिर इसका मतलब उन्होंने कुछ काम नहीं किया। काम नहीं किया तो मतलब यही कि उन्होंने वो अनएम्प्लॉयमेंट थे, है ना? तो बेसिकली ये। और तीसरा और सबसे खतरनाक जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन बने जा रहा है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, तो बेसिकली देखो, अब मान लीजिए एक शहर है, ठीक है? एक शहर है, उसमें बेसिकली है 30 स्कूल्स, है ना? 30 स्कूल हैं उसमें, हर एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, कितने हो गए? 30,000 टोटल, है ना? 30,000 लोग हो गए, है ना? बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ काम करने की जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो है सिर्फ 2000, है ना? काम करने की जो वैकेंसीज हैं वो है 2000,
अब मान लीजिए 2000 ने यहाँ काम कर लिया है ना, कुछ बाकी काम करने लग गए लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह वगैरह, जिनका उनके एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था वैसे काम करने लग गए। बाकी टोटल मान लीजिए इसमें 10,000 लोग इन्वॉल्व हो गए, है ना। चलो और भी बड़ा रेशो लगा लेते हैं कि इनमें से 5,000 लोग तो दूसरे शहरों में चले गए। 5,000 लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा मिल गया था, वो दूसरे शहर में चले गए, है ना। तो आप मेरे को बताओ बाकी के 15,000 लोगों का क्या? बाकी के 15,000 लोग तो अनएम्प्लॉयड रह गए ना। और पता है आजकल ये देखा भी जाता है कि जितने लोग पढ़ते हैं ना, पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट करते हैं, उनमें से भी आप देख लोगे कि भी इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, कि इंजीनियर्स तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं हमारी कंट्री में। बट क्या जॉब्स हैं इतनी? आप भी बताइए, क्या जॉब्स इतनी हैं कि हर एक इंजीनियर को अपनी एक पर्सनल जॉब मिल सके? और अगर मान लीजिए जॉब मिल भी गई तो क्या ये प्रॉपर है कि उसको पेमेंट भी उसी हिसाब से मिलेगी जितनी कम लोगों को मिल रही है? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी ही पेमेंट डिवाइड होगी, और जितनी ज़्यादा पेमेंट डिवाइड होगी उतनी ही ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इस हिसाब से तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक हुई ना। लाइक उसमें आपका सबसे ज़्यादा नुकसान है। लाइक बाकी लोगों ने तो लाइक जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो हमारी सीजनल एम्प्लॉयमेंट थी, इन लोगों ने अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं किया ज़िंदगी का पढ़ पढ़ के, है ना। लेकिन हम लोगों ने, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में आते हैं, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 12 से लेकर 13 साल वेस्ट किए पढ़ाई में। उस टाइम में वो कुछ नहीं कमा पाए, है ना। उन लोगों ने 12 से लेकर 13 साल पढ़ाई में वेस्ट किए। सिर्फ साल ही नहीं, उन्होंने पूरा सम ऑफ मनी जितना उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था वो भी वेस्ट किया। तो अब आप बताइए मेरे को, क्या इसमें वेस्टेज नहीं हुई बहुत ज़्यादा? देश को बहुत ज़्यादा वेस्टेज हुई ना। इसीलिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है हमारे इंडिया में। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज अनएम्प्लॉयमेंट के? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पीपल काम करते हैं रिसोर्स की तरह, लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो सारे लोग तो अपनी रिसोर्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे ना। उसी हिसाब से इसको हम कहेंगे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन। अब हम लोग देखते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन टैक्स भरती है ना। वर्किंग पॉपुलेशन अपना सेल्स टैक्स, जितना कुछ टैक्स उनका आता है वो भरती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को तो ये टैक्स नहीं भरने पड़ते, बट सर्विसेज फिर भी अनएम्प्लॉयड लोग पूरी उठाते हैं। तो इस हिसाब से एम्प्लॉयड लोगों का वेस्टेज नहीं हो रही, टैक्स भरने की वेस्टेज हो रही है ना। तो इसी की वजह से पूरी गवर्नमेंट की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बड़ा लोड आता है। इसको आप रट के रख लो अपने दिमाग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक है। अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू एन इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। अब अनएम्प्लॉयमेंट लीड करती है बहुत ज़्यादा टेंशन में, इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट में। अब देखो, अब कोई इंसान अगर अनएम्प्लॉयड है, उसके दिमाग में क्या बात नहीं आएगी कि यार मैं ना अपने फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ, ना मैं कोई काम कर पा रहा हूँ। तो उसको टेंशन तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि उसकी चाहत है कोई काम करने की, बट वो कर नहीं पा रहा है। अब आपको कोई चीज़ की चाहत होती है बट आप उस काम को कर नहीं पाते हो, तो आपको टेंशन होती है ना उस बारे में। सो ये डिप्रेशन का भी एक बहुत बड़ा कॉज बनता है। और हमने देखा है कि लाइक हमने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा है कि जब इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती तो कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर होता है खत्म। आपको कैसा लगा चैप्टर कमेंट्स में बताना ज़रूर, और मेरी पिछली वीडियो भी देख लेना ताकि आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाए। हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस में बेसिकली देखी जाती है? तो मैंने आपको बता दिया था किस में देखी जाती है। ऑप्शन सुन लो पहले, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, ट्रेड, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हम जानते हैं क्या होता है, बेसिकली हमें ऐप्स बनाने होते हैं वगैरह वगैरह। तो इन लोगों के इसमें सीजन का कोई काम नहीं होता है। गेम आप लोग पूरे टाइम खेलते रहते हो, पूरे साल खेलते रहते हो, तो उससे आईटी सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। ट्रेड में तो मार्केट तो पूरे टाइम ही अप डाउन करती रहती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर्विस सेक्टर में तो आप कोई सर्विस दे रहे हो। मान लो एक टीचर है, तो टीचर को तो अपने पूरे साल पेमेंट मिलती है ना, पूरे साल वो पढ़ाता है, पूरे साल पेमेंट मिलती है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसमें भी नहीं आएगी। तो बेसिकली इसका आंसर है एग्रीकल्चर। चलो इस पर क्लिक करते हैं। या वी हैव द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा।